स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस कन्फर्म क्लासेस में। नमस्कार, मैं हूं कन्फर्म क्लासेस से प्रिंस दुबे और एक लंबे गैप के बाद आज फिर लेके आ गया हूं आपके अपने अब एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए। तो हमने सिलेक्शन सीरीज चलाई ही थी और आप सभी को मालूम होगा कि उसके एग्जाम भी चल रहे हैं। मैं अभी भी बोल रहा हूं कि जिन बच्चों ने उन क्लासों को ज्वाइन किया होगा, डे बाय डे प्रैक्टिस की होगी, तो निश्चित रूप से उनका मैथ वाला जो पोर्शन है वह बहुत ही बढ़िया होने वाला है और बहुत ही अच्छा स्कोर होने वाला है। अब उसी क्रम में अब हम सीरीज चलाने जा रहे हैं मध्य प्रदेश वन रक्षक जेल प्रहरी और सहायक जेल अधीक्षक का जो अभी एग्जाम है, जो कि 25 मई से स्टार्ट होने जा रहा है। तो मध्य प्रदेश के और भी जो एग्जाम है, जैसे ये वन रक्षक का एग्जाम तो हो ही जाएगा, लेकिन इस सीरीज में मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का भी सिलेबस आपका कवर होगा। क्यों? क्योंकि मैथ जो आनी है वो तो लगभग सभी एग्जाम में एक जैसे लेवल की ही आती है और आप सभी को मालूम ही होगा कि अब जो एप्टेक जो प्रश्न पूछ रहा है उस लेवल के मैं आपको प्रश्न कराऊंगा। और एप्टेक का जो लेवल है, यानी कि अभी जो हमारे एग्जाम में प्रश्न आ रहे हैं वह एप्टेक बना रहा है, तो एप्टेक के जो भी हमारे क्वेश्चन होंगे वो मैं इसमें शामिल करूंगा, यानी सारे लेटेस्ट क्वेश्चन आपके बीच लाने वाला हूं। क्योंकि जो एग्जाम में पूछा जा रहा है हमें तैयारी उसी लेवल की करनी चाहिए। हमारा ज्ञान कितना ज्यादा है या हमें कितनी ज्यादा चीजें आती हैं ये डिपेंड बाद में करता है, पहले डिपेंड करता है कि एग्जाम में आ क्या रहा है। जो एग्जाम में आ रहा है पहले आपको वह पढ़ना चाहिए, यानी आपकी तैयारी उस लेवल की होनी चाहिए कि आपका एग्जाम निकल जाए। अब कई बार ये हो सकता है कि आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा तगड़ी हो लेकिन उस लेवल का एग्जाम में नहीं आया और कुछ लेवल जो है वो थोड़ा सा लो रहा, लेकिन आप उस टाइप के क्वेश्चन अगर करके नहीं गए थे तो एग्जाम में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है और कई बार दिक्कत इतनी हो जाती है कि आपका एग्जाम ही क्लियर नहीं हो पाता है। तो जैसा अभी जैसे 2026 में जो एग्जाम हुए हैं उनमें जो पूछा है, आबकारी का एग्जाम हुआ था मध्य प्रदेश आबकारी कांस्टेबल का, उसमें जो प्रश्न पूछे हैं और भी तमाम ऐसी परीक्षाएं जो अभी हाल ही में आयोजित हुई थी उनके सारे क्वेश्चनों को मैं इसमें शामिल करने वाला हूं। तो बने रहिए क्लास में बिल्कुल अंत तक। आपको कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, बनता है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर नहीं बनता है तो उसे आपको सीख लेना है। तो चलिए फिर वापस जल्दी से आपको मतलब वीडियो को शेयर कर देना है बाकी उन सभी बच्चों तक जो अभी तक हमसे जुड़े थे। मैं माफी चाहूंगा कि एक लंबा गैप हो गया, मैंने आपको बताया था कुछ परेशानी आ गई थी, तकनीकी कारण हो गए थे, बोर्ड में कुछ खराबी आ गई थी जो कि अब ठीक हो चुकी है और अब हम वापस से अपनी तैयारी को इस तरीके से करेंगे। और मैंने 60 क्लास लगभग उसमें करा दी थी, तो वो आपकी सीरीज मैंने कंप्लीट करा दी थी। जो भी आएगा उन 60 क्लास के अंदर से ही आएगा। तो चलिए फिर करते हैं श्री गणेश और देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। चलिए, तो ये हमारा जो रहेगा वो किसके लिए रहेगा? वन रक्षक, जेल प्रहरी, क्षेत्र रक्षक और सहायक जेल अधीक्षक। पूरा एप्टेक पैटर्न पर आधारित है और ये भी आपकी सिलेक्शन सीरीज होने वाली है। चलिए, बिल्कुल ताजी ताजी क्वेश्चन हम इसमें देखने वाले हैं। पहला ही क्वेश्चन है एमपी पुलिस कांस्टेबल 2026, यानी हाल ही का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम देखने वाले हैं। एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाएं 15 मीटर, 20 मीटर और 25 मीटर हैं। इस भूखंड का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में कितना होगा? यहाँ पे ये 2026 गलत लिख गया है, पेपर तो 2025 में हुआ था, पेपर इसका 2025 में हुआ था, तो अभी 2026 लिखा है, तो लेटेस्ट ही है, एप्टेक पैटर्न का ही क्वेश्चन है। आप कहें तो मैं इसे सुधार देता हूं, यहाँ आपको लिखना है, वो गलती से टाइप हो गया 2025 में पेपर हुआ था, अभी उसके फिजिकल वगैरह हुए हैं और बच्चों को जिला भी मिल चुके हैं। चलिए, तो एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाएं 15 मीटर, 20 मीटर और 25 मीटर है। इस भूखंड का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में कितना है? तो हमारी जो भुजाएं होने वाली हैं वो है 15, 20 और 25। अब बच्चे ऐसे देखेंगे और बोलेंगे कि ये तो विषम बाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। तो भाई इसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि विषम बाहु है कि समकोण है या समबाहु है, तो समबाहु तो हो नहीं सकता क्योंकि भुजाएं इसकी अलग अलग हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे इसको विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं तो आप गलत हैं। क्यों गलत है? क्योंकि ये एक ट्रिपलेट है। मैंने ट्रिपलेट पर भी क्लास बनाई है, जो बच्चे नहीं जानते वो जाकर देख लेंगे चैनल पर। यानी कि अगर ये भुजाएं आपस में करती हैं तो आप काट के देखो, 5 तिया 15, 5 चौके 20,
और पचम 25, यानी ये बन गई हमारी ट्रिपलेट 3 4 5। और ट्रिपलेट कहाँ होती है, ट्रिपलेट कहाँ होती है, तो ट्रिपलेट तो होती है समकोण त्रिभुज में, यानी कि ये जो हमारा त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज है। अब एग्जामिनर इस तरीके से पूछ रहा है कि अब आप ही तय करो कि त्रिभुज कौन सा है, तो ये हमें मालूम होना चाहिए कि 15 20 25, अगर इसका हम अनुपात यानी रेशियो बनाते हैं तो बनेगा 3 4 5, और 3 4 5 मतलब ट्रिपलेट, और ट्रिपलेट कहाँ लगती है, समकोण त्रिभुज में, यानी कि ये हमारा समकोण त्रिभुज है। सबसे बड़ी जो भुजा होती है उसको बोलते हैं कर्ण, यानी कि ये हमारा 25 है। बाकी यहाँ आप इन दोनों भुजाओं में से कुछ भी लिख सकते हो, 15 और 20। तो मैं आपको बता दूं कि त्रिभुज के क्षेत्रफल में, समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल में कर्ण का कोई काम नहीं होता है, इन दोनों भुजाओं का बस काम होता है। तो अगर इसके फार्मूला की बात करें तो वो होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, यानी कि 20 गुणा 15। 20 गुणा 15, 2 से जाएगा अपना ये 10 बार, और 10 गुणा 15 कराएंगे तो 150 हमारा आंसर हो जाएगा। और मैं आपको एक और अच्छी बात बता दूं कि सिर्फ आपको ट्रिपलेट से पहचानना है कि ये ट्रिपलेट है या नहीं है। अब ट्रिपलेट क्या होती है, कैसी बनती है, तो इसके पहले मैंने क्लास बनाई है, सभी बच्चे देख लें। विश्वास मानिए कि एक बार अगर आपने देख ली तो कभी आप ट्रिपलेट नहीं भूलेंगे, और बल्कि दूसरे को बनाना सिखा देंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तो अगर ये ट्रिपलेट है तो करना क्या है, करना ये है कि सबसे बड़ी भुजा को छोड़ दो, सबसे बड़ी भुजा को छोड़ दो। अगर ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं, दोनों में से किसी एक भुजा को आधा कर दो और गुणा करा दो, 10 गुणा 15 यानी कि 150। तो देखते ही बिना कुछ लिखे आप आंसर कर पाएंगे विद इन सेकेंड में। ओके, तो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तो एक और मैंने बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन, यहाँ आप, ये थोड़ी सी गलती हो गई है, 2026 नहीं, यहाँ आपको 2025 लिखना है, ये ठीक है ना, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। चलिए, तो ये त्रिभुज देखिए, एक त्रिभुज की भुजाएं 5 मीटर, 12 मीटर और 13 मीटर है। तो ये एप्टेक का पूछने का एक नया तरीका है, एप्टेक पैटर्न नंबर। तरीका क्या है, इसमें वो नहीं बताता है कि ये समकोण त्रिभुज है या क्या है, तो बच्चे इसको विषम बाहु त्रिभुज बोल के और हेरोन के सूत्र पे रख के और उसका आंसर करने लगते हैं, और इस तरीके से उनको टाइम लग जाता है ज्यादा। तो 5 12 13, 5 12 13 हमारी ट्रिपलेट है। कैसे है, तो आप इसके पहले वाली क्लास देखिए, वहां आप सीख जाएंगे कि ट्रिपलेट कैसे है। तो मैंने अभी जस्ट बताया है कि सबसे बड़ी भुजा का काम क्षेत्रफल में नहीं होता है, अगर ये परिमाप होता तो सभी भुजाओं को हम ऐड कर लेते, वही कहलाता है परिमाप। फिलहाल बात हो रही है क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल में अगर ये समकोण त्रिभुज है तो सबसे बड़ी भुजा को छोड़ दो, दोनों भुजा में से किसी एक को कर लो आधा, तो 12 का आधा होता है 6, 6 पंचे 30 हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए, बैक टू बैक मैंने एक से क्वेश्चन लिए हैं, और ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के ही है। कौन से एग्जाम के हैं, एमपी पुलिस कांस्टेबल जो अभी भर्ती हुई है ना उसकी। तो 2025 में उसके एग्जाम हो गए थे, 26 में अभी उसकी पूरी भर्ती प्रक्रिया पूरी हुई है, इसलिए मैंने उसमें 26 लिख दिया था। चलिए, एक 120 मीटर लंबी ट्रेन एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है, मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। तो जब भी आपसे चाल पूछता है तो चाल बता के चाल पूछता है। चाल का मतलब क्या होता है, एक में चली गई दूरी, चाल का मतलब एक में चली गई दूरी। अगर घंटे में पूछ रहा है तो 1 घंटे में चली गई दूरी, सेकंड में पूछ रहा है तो 1 सेकंड में चली गई दूरी, है ना, यानी 1 सेकंड में कितना चलता है। तो यहां देखिए, उसने कहा है कि 12 सेकंड में 120 मीटर, 12 सेकंड में 120 मीटर। हमें चाल बतानी है मीटर प्रति सेकंड में, मतलब 1 सेकंड में कितने मीटर। तो 12 सेकंड में 120 मीटर, तो 1 सेकंड में 1 की वैल्यू निकालने के लिए कराते हैं भाग। जैसे 5 पेन 50 थे, तो 1 पेन कितने रुपए का, 1 पेन कितने रुपए का, भाग दे के निकालते थे ना, 50/5, यानी 1 पेन 10 रुपए का। ठीक वैसे ही 12 सेकंड में 120 मीटर, तो 1 सेकंड में कितना, 120/12, यानी 12 से जाएगा अपना ये, तो चाल आ गई 10 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर डी। कोई फार्मूला याद नहीं करना है, चीजों को समझना है, ठीक है ना। चलिए, तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए, चौथा प्रश्न आपके सामने है, और यहाँ वापस से मैंने बता दिया है, यहाँ 2025 का है ये क्वेश्चन। ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है, बी और सी की आयु का अनुपात 5:6 है। यदि ए बी और सी की आयु का योग 118 है, योग दिया है, तो बी की आयु क्या है। तो हम निकाल तो लेंगे कि बी की आयु क्या है।
उसके पहले हमें एग्जाम में कैसे करना है वो भी आप सीखते जाओ। तो यहां लिखा है ए, बी और सी। तो ए, बी और सी का इनका अनुपात हमें दिया है, ए और बी का अनुपात है 3 और 4, और दूसरा बी और सी का अनुपात है 5 और 6। यानी कि हमसे पूछा है किसका, किसका पूछा हमसे, बी का। तो बी का जो अनुपात है वो कहीं 4 है और कहीं 5 है, यानी हमारा आंसर जो भी होगा वो 4 से कटने वाला होगा और 5 से कटने वाला होगा। तो क्या ऐसा कोई है, तो भाई देखो 5 से तो ये सभी कट रहे हैं, 5 से तो ये सभी कट रहे हैं, यानी 5 से तो हमारी बात नहीं बन पाएगी। तो अब हमें चेक करना है कि बी का रेशियो 4 भी तो है, बी का रेशियो 4 भी तो है। तो क्या ये 4 से कटता है, नहीं कटता है, ये 4 से कटता है, नहीं कटता है, ये भी 4 से नहीं कटता है, तो बचा हमारा ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा, क्योंकि बी के अनुपात में 4 है। तो जो भी आंसर होगा, बी की वैल्यू चूंकि हमसे पूछी है वो 4 से कटेगा, 5 से भी कटेगा। तो चारों ऑप्शन 5 से कट रहे हैं, तो 5 से हमारी बात बनी नहीं, हमने 4 से पूछ लिया कि भाई 4 तू ही बता दे कि अब करना क्या है। तो देखो बिना सोल्व किए आप इसका आंसर बता पा रहे हैं। लेटेस्ट क्वेश्चन है जो एप्टेक अभी पूछ रहा है। तो एप्टेक जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका लेवल एकदम ज्यादा हाई तो मैं नहीं कहूंगा, इजी टू मॉडरेट जरूर कहूंगा मैं, ठीक है ना। कोई कोई क्वेश्चन वो मैं भी आपको आगे दिखाऊंगा। थोड़ा सा पानी पी लिया जाए यहाँ पे। चलिए अब अगर इसको हल करने की बात कहूं तो देखो कैसे करेंगे हल। तो यहां हमने लिखा ही था इसको, अगर किसी को हल सीखना है तो यहां आएगा, देखो भाई 5 और क्या था 6। तो बी की वैल्यू कभी 4 बता रहा है कभी 5 बता रहा है, तो इसको हम कर लेंगे बराबर। कैसे करेंगे, इस 5 का गुणा करा देंगे ऊपर और इस 4 का गुणा करा देंगे नीचे। तो 5 दिया हो जाएगा 15, 5 चौके हो जाएगा 20, 4 पंचे 20 बराबर हो गया 4 6 24। तो ये हमारे इसके अनुपात बन गए 15, 20 और 24। अगर हम सभी को जोड़ते हैं तो हमारा हो जाएगा 20 और 20 हो गया हमारा 40, 4 44, 44 और 10 हो गया हमारा कितना हो गया 54, और 5 हो गया 59। और यहाँ पे कितना दिया है, उनका योग। तो जब भी वैल्यू निकालना हो तो कैसे करते हैं, उनके हिसाब से वैल्यू दी है 118, सभी का योग अपने हिसाब से सभी का योग दिया है 59 यानी 59। बुरा चाहिए क्या, बी का हिस्सा, यानी हमें यहाँ पे 20 चाहिए है। 59 एकम 59 दूनी 118, 20 दूनी हो गया 40। ये इसका हल था। लेकिन बिना हल किए भी मैंने आपको बताया है कि कैसे विद इन सेकंड आप उसका आंसर बताएंगे, ठीक है ना। चलिए, एक गोलाकार पार्क की त्रिज्या 21 मीटर है, तो उसे पूरी तरह घेरने के लिए कितनी लंबाई की तार चाहिए। तो हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, पहले मैं आपको बता दूं, डायग्राम बना दूं यहाँ पे। ये है गोलाकार पार्क। अब वो बोल रहा है उसे पूरी तरह, उसे पूरी तरह घेरने के लिए, घेरने का मतलब बाउंड्री लगाना है। भाई आपके पास भी कोई प्लॉट होगा, खेत होगा, बाउंड्री कहाँ लगाते हैं, चारों तरफ। तो चारों तरफ की बाउंड्री को बोलते हैं क्षेत्र नीति में, मेंसुरेशन में क्या बोलते हैं, परिमाप, पेरीमीटर। तो हमसे पूछ रहा है वृत्त का परिमाप। तो वृत्त का परिमाप यानी वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, 2 पाई आर, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 गुणा 22/7। आर का मतलब होता है त्रिज्या, यहाँ इसका केंद्र होता है, केंद्र से परिधि तक की दूरी को ही त्रिज्या बोलते हैं। तो त्रिज्या है हमारी 21, 21 है हमारी त्रिज्या। 7 एकम 7 तिया 21, तो यहाँ पे हो गया 22 दूनी 44 और 44 तिया हो जाएगा हमारा 132, ऑप्शन नंबर सी। 44 तिया हो जाएगा हमारा 132। कैसे, 40 तिया 120 और 4 तिया 12, 120 और 12 कितना होता है 132 मीटर। यानी हमसे पूछा था वृत्त की परिधि, हमसे पूछ रहा था। याद रखना कि घेरने के लिए बाउंड्री कहाँ लगाते हैं, परिमाप में। तो किसी भी आकृति में आप बाउंड्री बना रहे हैं, यानी आपसे पूछ रहा है उसका परिमाप। और अगर वो बोलता है कि मुझे फर्श कराना है, जमीन पर बजरी डलवाना है, टाइल्स लगवाना है, तो ये कहाँ लगते हैं, क्षेत्रफल पर, ठीक है ना। चलिए, यदि 10,000 रुपए की राशि को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर वार्षिक रूप से निवेश किया जाता है, तो वार्षिक रूप से निवेश किया जाता है मतलब उससे ब्याज मिलेगा वर्ष के अंत में।
अर्धवार्षिक रूप से निवेश किया जाता है, मतलब उसे ब्याज मिलेगा वर्ष में 2 बार। बात समझ रहे हैं ना? तिमाही रूप से निवेश किया जाता है। तो एक वर्ष में कितनी तिमाही होती हैं? 3 3 3 3 हो गए ना, 12 माह है, तो उसे ब्याज मिलेगा 4 बार। तो फिलहाल तो डरने की बात है नहीं, क्योंकि उसने ब्याज को जो निवेश किया है वो वार्षिक रूप से, और हमें 1 वर्ष बाद ब्याज बताना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज मतलब ब्याज पर ब्याज। अब इनको भाई साहब ने 1 साल के लिए ही निवेश किया है, तो इनको तो सिर्फ मिल पाएगा ब्याज। तो 1 वर्ष अगर वार्षिक रूप से निवेश किया है, वार्षिक रूप से निवेश किया है, तो 1 वर्ष का चाहे आप साधारण ब्याज निकाल लो या 1 वर्ष का आप चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यही निवेश इन्होंने 2 वर्ष के लिए किया होता, यहाँ 1 वर्ष है समय, अगर 2 वर्ष के लिए निवेश किया होता तो इन्हें 1 साल तो ब्याज मिलता, लेकिन अगले साल ब्याज भी मिलता और ब्याज पर ब्याज भी मिलता। बात को समझ पा रहे हैं ना? तो अभी तो हमें सिर्फ 1 वर्ष का चाहिए, तो 1 वर्ष का चाहे आप साधारण ब्याज निकाल लो या चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लो, बात एक ही है। तो 10,000 का 5% सिर्फ ब्याज लेना है, तो 10,000 का 10% कैसे निकालते हैं? 10,000 का 10%, क्यों 10% क्यों निकाल रहा हूं? किसी भी संख्या का 10% निकालना होता है आसान। 10,000 का 10% अगर निकालना है तो सिर्फ पीछे से एक शून्य हटा दो, यानी 10,000 का 10% होगा 1,000, लेकिन हमें तो 5% चाहिए है, मतलब इसका जस्ट आधा यानी कि 500। तो 500 रुपए ब्याज मिल जाएगा। तो कितनी राशि होगी भाई? 10,000 तो थी ही, 500 रुपए ब्याज मिल जाएगा, तो राशि हो जाएगी 10,500। 10,500 कहाँ है भाई? ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है ना? तो बात समझे ना? अगर ये अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता तो उसे 6 महीने बाद ब्याज मिलता, यानी 1 बार ब्याज लेता और ब्याज पर ब्याज लेता। तो जैसे हम चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करते हैं वैसे करते, लेकिन चूंकि अभी वार्षिक रूप से संयोजित है ब्याज, और ब्याज लेना भी कब है? 1 वर्ष बाद। तो चाहे 1 वर्ष का आप साधारण ब्याज ले लो या फिर चक्रवृद्धि ब्याज ले लो, बात एक ही है। यानी पढ़ते पढ़ते आप इसका आंसर बता सकते थे। 10,000 का 5% चाहिए है, तो पहले 10 निकाल लो, क्योंकि 10 आसान होता है। 10,000 का 10% होगा 1,000, और 1,000 का आधा कर लो, क्यों? क्योंकि 10 का आधा हमसे पूछा है, यानी कि 5। तो 1,000 का आधा 500, 500 रुपए और मिलते हैं, आंसर है 10,500। पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती अभी तक आपको, ठीक है ना? चलिए, यहां याद रखना 2025 है, नहीं तो बच्चे बोलेंगे कि सर 2026 में तो अभी एग्जाम ही नहीं हुआ। तो ये 25 का है, भर्ती में मतलब 26 में इसकी प्रक्रिया पूरी हुई है, 26 की वैकेंसी आएगी, उसमें आपका जलवा होगा। ठीक, एक वर्गीय पिरामिड का आधार। अब ये शब्द क्या है सर? पिरामिड। ये क्या है भाई? पिरामिड। तो पिरामिड और प्रिज्म से ढेरों क्वेश्चन अभी हमसे एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है ना, इस साल, और अब इसका ट्रेंड चल रहा है, आगे भी पूछा जाएगा। चलिए, और अगर जीडी वाले बच्चे भी क्लास देख रहे हैं तो वो इस टाइप के क्वेश्चन देख लें, हो सकता है कि पिरामिड और प्रिज्म का एक आध क्वेश्चन आपको आ जाए। एक वर्गीय पिरामिड का आधार किनारा 5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, उसका आयतन कितना है? तो पहले मैं आपको दिखा दूं कि पिरामिड कहलाता क्या है। पिरामिड एक 3D है, 3D आकृति है, इस तरीके से अगर आप समझ पा रहे हैं, ये चलिए, ये पिरामिड है इस तरीके से, ये देख पा रहे हैं ना? तो पिरामिड जो होता है, नीचे का फेस तो इसका जो है वैसा रहेगा जैसा ये बता रहा है। उसने कहा ना वर्गीय, उसने कहा है वर्गीय पिरामिड, यानी कि नीचे इसका आधार जो है वो वर्गाकार है, ठीक है ना? हमसे पूछ रहा है आयतन, तो मैं आज आपको एक बात बताता हूं, आप देखते ही आयतन बता देंगे, किसी भी आकृति का आ जाए। तो आयतन क्या होता है? आयतन क्या होता है? यहां ये बात आप लिख लो, आयतन। आयतन यानी कि वॉल्यूम। तो आयतन किसी भी आकृति का हो, आपको बोल देना है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। किसी भी आकृति का आपसे आयतन पूछे, ठीक है ना? लेकिन अगर वो पिरामिड हुई, लेकिन अगर वो पिरामिड हुई, पिरामिड का मतलब जो नुकीला सिरा होता है ऊपर, जैसा आप मंदिर का देखते होंगे ना, ये चारों तरफ से ऐसा,
जैसा शंकु होता है, आपने देखा होगा, आप बर्थडे में गए होंगे, बर्थडे की जो कैप हैट होती है जो हम ऊपर लगा लेते हैं इस तरीके से, इसी को बोलते हैं शंकु या कोन। अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, आप आइसक्रीम खा रहे होंगे कोन वाली, वो भी एक शंकु ही है। तो शंकु शंकु भी एक पिरामिड है, शंकु जो है वो भी एक पिरामिड है। क्यों है सर पिरामिड? तो देखो इसका ऊपरी हिस्सा नुकीला है। तो वैसे तो सभी आकृति को, मतलब ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, वैसे तो सभी आकृति का आयतन, कोई भी आकृति आ जाए, होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। लेकिन अगर आपने ऊपर का हिस्सा नुकीला देखा, चाहे वो शंकु हो या फिर कोई पिरामिड हो, तो उसके आगे आपको जोड़ देना है 1/3। बस इतना याद रख लो, कभी आयतन में फंसोगे नहीं, कोई फार्मूला याद नहीं करना। बात समझ गए? तो पिरामिड क्या होता है? जिसका ऊपरी हिस्सा नुकीला होता है। जैसे कि ये मैंने बना दिया, ये वर्गाकार है, तो इसकी 4 दीवारें आके इस तरीके से मिल गई हैं ऊपर, तो ऊपर हो गया नुकीला। तो ये एक पिरामिड है। हमें चाहिए है इसका आयतन, तो आयतन कोई भी हो, आपको मेरे साथ बोलना है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है ना, हो गया। लेकिन अगर साहब ये पिरामिड निकला, यानी इसका ऊपरी हिस्सा नुकीला है, तो आपको क्या करना है? आगे 1/3 जोड़ देना है। ठीक है ना। बाकी घन, घनाभ, बेलन कुछ भी है, आप देखते ही बोल देना कि हमसे अगर घन का आयतन पूछा है, घन का आयतन पूछा है, घनाभ का आयतन पूछा है, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। जैसे हमसे पूछा होता, उसने क्या पूछा होता? ये कि भाई हमें घनाभ का आयतन चाहिए, तो इसका ऊपरी सिरा तो नुकीला है नहीं, तो आपको सिर्फ बोलना है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। इसके आधार पे बन रहा है आयत, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और इसी में आपको ऐड कर देना है गुणा ऊंचाई। लो भाई, इसका आयतन तैयार हो गया। बोलो सही कहा कि नहीं? लेकिन अगर इसने किसी पिरामिड का पूछा है, तो इतना तो बोलना ही है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, लेकिन आगे जोड़ देना है 1/3। क्या बात को समझ पा रहे हैं? अगर समझ पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि जी सर। पिरामिड क्या होता है? जिसका ऊपरी हिस्सा ऐसा होता है। अब मैं ऐसा खड़ा हूं, ये क्या है? पिरामिड है। बस बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। यहाँ पे अगर मैं बेलन का आयतन पूछूं आपसे, ये रहा अपना बेलन। ठीक, तो बेलन का आयतन चाहिए। क्या इसका ऊपरी हिस्सा नुकीला है? आप कहेंगे नहीं सर, इसका ऊपरी हिस्सा नुकीला नहीं है, तो सिर्फ हमें बोलना है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। इसके आधार पर बन रहा है वृत्त, चूंकि गोल है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², और गुणा करा देंगे ऊंचाई, ऊंचाई मतलब h। क्या ये बेलन के आयतन का फार्मूला है? एस या नो? क्या ये बेलन का आयतन का फार्मूला है? आप कहेंगे जी सर। तो मैं बोल रहा हूं, याद करने की जरूरत नहीं है, 2-3 फार्मूले याद कर लो 2D में, क्षेत्रफल और परिमाप के, बाकी तुम्हारा भाई संभाल लेगा। ठीक है ना। चलिए, तो आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन तो हो जाएगा देखते ही, क्वेश्चन को कर देंगे देखते ही। और कैसे करेंगे? पहले इसको, अरे भाई ये क्या हो गया, कहां जा रहे हैं? आ जाओ। तो क्वेश्चन को देखते ही करेंगे। आप समझ गए ना, ये पिरामिड है, सारी बातें समझ गए? आप कहेंगे जी सर समझ गए। तो हमें चाहिए है भाई आयतन, किसका? पिरामिड का। पिरामिड मतलब ऊपरी हिस्सा नुकीला होगा। वैसे तो आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल, उसने बता दिया है आधार किनारा 5 सेंटीमीटर है, और एक वर्गीय मतलब इसका आधार जो है वह वर्गाकार है। कैसे पता चल गया सर? अरे भाई क्वेश्चन बता रहा है। एक वर्गीय पिरामिड मतलब इसका आधार, इसका बेस, इसकी तलहटी, इसकी जमीन जो है वो वर्गाकार है। उसकी हर एक भुजा भाई ने बताई है 5, इसकी हर एक भुजा है 5। तो आधार का क्षेत्रफल मेरे हिसाब से सभी जानते होंगे, भुजा गुणित भुजा यानी कि हो गया 25। आधार का क्षेत्रफल, आधार पे बना है वर्ग, वर्ग की भुजा है 5, और क्षेत्रफल होगा भुजा गुणित भुजा 5 25। गुणा करा देंगे ऊंचाई, तो ऊंचाई है हमारी 8। लेकिन ये पिरामिड है। अगर पिरामिड शब्द नहीं होता, यहां पे होता प्रिज्म, तो ये हमारा उत्तर होता साहब। प्रिज्म में क्या होता है? ये जो आकृति आप देख रहे हैं ये प्रिज्म है। लेकिन अगर नुकीला सिरा हो गया,
एक जैसे आयत के ऊपर ढेर सारे आयत रख दो तो वो बन जाता है प्रिज्म। क्या बन जाता है? प्रिज्म। लेकिन अगर उसका ऊपरी हिस्सा नुकीला है तो बन जाता है पिरामिड। तो अगर ये प्रिज्म होता तो हमारा आंसर होता 25 अट्ठे 200। लेकिन ये प्रिज्म नहीं है साहब, ये है पिरामिड। और पिरामिड जैसे ही आगे देखो, आगे जोड़ना है 1/3। तो 25 अट्ठे होता है 200, यहां गुणा कराएंगे 200 और नीचे है 3। 200 में 3 से भाग करोगे, 3×18 आएगा, यानी कि 6×7। ऑप्शन नंबर सी हमारा, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा 66.67। ये पूरी कथा को हटा दो तो क्वेश्चन मुश्किल से 5 सेकंड का था। कैसे 5 सेकंड का था? पिरामिड मतलब ऊपरी हिस्सा ऐसा, ये पिरामिड है। और आयतन पूछा है तो चिल्ला के बोलो आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। लेकिन अगर ऊपरी हिस्सा नुकीला है तो आगे 1/3 जोड़ना है या 3 से भाग देना है। बात समझ गए क्या? तो हाँ, बात समझ गए। तो इसके आधार पे बन रहा है वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणित भुजा, यानी कि 25 अट्ठे 200। 200/3 करेंगे, 66.66 हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना? पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं कि हाँ सर बहुत अच्छा आपने सिखाया है। चलिए, तो सारा एप्टेक पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है ये। यहाँ 2025 लिख लेना आप, ठीक है ना? मैं हर क्वेश्चन में आपको बताता जा रहा हूँ। तो हमसे क्या पूछा है? एक राशन दुकान ने एक सप्ताह में प्रत्येक परिवार को तेल की इकाइयां इस प्रकार वितरित की कि 2, 3, 3, 3, 4, 5, 21। इस डेटा का बहुलक क्या है? बहुलक, बहुलक, बहु का लक नहीं। कह रहे भाई होने वाली बहू का लक क्या है? मुझे क्या मालूम, मुझे तो अपने बेटे का लक नहीं मालूम। वहां मत जाओ, शादी विवाह का सीजन है, सीधा बहू देख के बहू के पीछे मत भागना है। बहुलक का मतलब होता है, जैसे हमने पढ़ा था हिंदी में, एक वचन बहुवचन। जैसे हमने बोला था लड़का एक वचन, लड़के बहुवचन। बहु मतलब ज्यादा, बहु मतलब ज्यादा, समझ रहे ना? तो जिसकी आवृत्ति ज्यादा है उसको बोलते हैं बहुलक। यानी जो संख्या ज्यादा बार आई है वो बहुलक है। बस इतनी सी बात थी सर, और क्या? लेकिन बच्चे क्या है, पढ़ के नहीं जानते, वो जानते नहीं है क्या बहुलक है, क्या माध्य है, क्या मध्यिका है, वो नहीं जानते। तो जो बच्चे जानते हैं वो स्मार्ट हैं। बहुलक, बहुलक मतलब जो संख्या ज्यादा बार आई है। तो देखते ही समझ में आ रहा है कि 3 की आवृत्ति ज्यादा है, यानी 3 ज्यादा बार आया है, तो बहुलक हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। चलिए, एक समकोण प्रिज्म, देखो भाइयों बहनों, मैंने अभी बात की थी कि पिरामिड लिखा है। आयतन आपसे पूछे, आयतन, आयतन शब्द पकड़ लो। आयतन बोला है, चिल्ला के बोल दो आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। जो भी आकृति है उसके आधार पर, उसके बेस पर क्या बन रहा है? जैसे मान के चलो ये एक डिब्बा है, आपको दिख रहा है डिब्बा है। मैं पूछूं आपसे इसका आयतन, तो ये डिब्बे का आकार कैसा है? आप कहेंगे आयताकार है सर, आयत जैसा है। तो भाई अगर ये यहां से आयत है तो इसके नीचे भी तो आयत ही होगा, आयत ही होगा ना? इसका आयतन चाहिए है आधार का क्षेत्रफल, मतलब आयत का क्षेत्रफल, इसके नीचे आयत बना है, गुणा ऊंचाई, आयतन आ गया। चाहे वो कोई भी आकृति हो, ठीक वही मैंने दिखाया था। तो कोई भी आयतन पूछे, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। लेकिन अगर बोला है पिरामिड तो जोड़ेंगे आगे 1/3, ठीक है। लेकिन अगर नहीं बोला है पिरामिड, क्या बोला है? प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है देखा जाए तो ये जो डिब्बा है ये एक प्रकार का प्रिज्म ही है। अगर ये ठोस डिब्बा है तो एक प्रकार का प्रिज्म है। तो जैसे घना, घन, बेलन, बात समझ रहे हैं ना? सिक्के के ऊपर ढेर सारे सिक्के 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 रख दो, प्रिज्म का रूप ले लेगा। कौन सा प्रिज्म बनेगा? वृत्ताकार प्रिज्म, क्योंकि उसका आकार जो है वो वृत्ताकार है। आयत के ऊपर ढेर सारे आयत रख दो, ढेर सारे, जैसे नोटों की गिड्डी। 100 के नोट की गिड्डी देखी ना? मेरे पास तो है नहीं, आपके पास होगी। नोटों के ऊपर नोट रखे हैं, तो ये भी एक प्रकार का आयताकार प्रिज्म ही है, क्योंकि ये ठोस है, खोखला थोड़ी है। बात समझ रहे हैं ना? तो प्रिज्म मतलब जो आप घन घना पढ़ते हैं ना, वही। तो किसी का भी आयतन पूछे तो देखो, जिसका आधार का क्षेत्रफल, इसने तो काम आसान कर दिया भाई, और ऊंचाई 15 है। आयतन, आयतन, तो आयतन क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। सिर्फ फार्मूला याद करने से काम नहीं चलेगा, पैटर्न नया है, टीचर भी नया ही चलेगा। बात समझ रहे हैं ना? जो आपको नए तरीके से समझाए, यानी कि आपको उसका सार मालूम होना चाहिए
आयतन क्या कहलाता है? तो मेरे साथ बोलो, जोर से बोलो, जय माता की। अब उसके बाद बोलो जोर से, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। पिरामिड है, आगे 1/3 जोड़ेंगे। देखो 1/3 भी तो एक प्रकार से ऐसा ही है, ऐसे ही है, ऐसा दिमाग में बैठा लो। लेकिन अगर प्रिज्म है या घन घनाभ कुछ भी है, घन घनाभ बेलन है, तो आपको बोलना है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो समकोणीय प्रिज्म है, रहने दो। आधार का क्षेत्रफल उनने बता दिया, वैसे भी हमें क्या चाहिए? आयतन। आयतन हमने अभी सीख लिया है, बार बार चिल्ला के। आधार का, अरे भाई क्या लिख रहे हैं, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल दे रखा है 36 गुणा 15, 36 गुणा 15। तो 36 दिख रहा है हमें कि अब हमें गुणा कराना है, तो 15 छक्के 90, यहाँ आएगा 9 15 की 45 और 9 जोड़ेंगे तो 54 540 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। एक और बात बता दूं, गुणा नहीं कराना पड़ेगा। 36 में आप देख पा रहे होंगे कि 36 जो है वो 9 से कटता है, तो 36 का 15 में गुणा कराएंगे तो 36 का गुणज ही आएगा। तो जब 36 9 से कटता है तो इसका आने वाला गुणज भी 9 से कटेगा। क्या ये 9 से कटता है? क्या ये 9 से कटता है? क्या ये 9 से कटता है? नहीं, एक ही ऑप्शन था जो 9 से कट रहा है और वही हमारा आंसर है। ठीक है ना? तो ये बात की बात है, अगर आप इतना नहीं कर पा रहे हैं तो बढ़िया है, आपके पेपर की टाइमिंग जो है वो 2 घंटे होती है। तो अगर मुझसे आप पढ़ रहे हैं तो टाइम का कोई इश्यू आपको नहीं जाएगा। ठीक है ना? चलिए, एक ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र ने 6 दिनों में आने वाले मरीजों की संख्या को बार आरेख में दर्ज किया। 120, 150, 130, 140, 110 और 160। इस आंकड़े के आधार पर प्रतिदिन औसत। अब यहां से पढ़ना स्टार्ट किया, यहां देखा बार आरेख, नया शब्द है, छोड़ दिया और आगे बढ़ गए। भाई आपको देखना है कि पूछा क्या है, तो पूछा तो औसत ही था, पूछा तो औसत ही था। तो शायद ही ऐसा कोई बच्चा होगा जो तैयारी कर रहा हो, शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा कि तैयारी कर रहा हो और औसत ना आता हो। तो औसत तो वैसे मतलब औसत के कई प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है इसका। ठीक है ना? 26 नहीं, यहाँ 25 लिखेंगे यहाँ। तो औसत कैसे निकालते हैं? सभी आंकड़ों को जोड़ लो, सभी आंकड़ों को जोड़ लो। तो जोड़ेंगे कैसे? जैसे ये 150 है, 120 और 130 जोड़ेंगे 250 हो जाएगा, 250 और 150 400, 400 हो गया, यहाँ लिख लो, देखो 400। उसके बाद 140 और 10 150 और 100 250 फिर हो गया, है ना? तो कितने हो गए ये तो हमारे भाई 650 हो गए, 650 में 160 और जोड़ेंगे तो 650 और 160 और जोड़ेंगे तो आ जाएगा 810। कैसे सर? अरे भाई 650 और 150 तो हो गया हमारा 810 और 810। तो यहाँ लिखा सभी आंकड़ों का योग 810 हो गया। कितने आंकड़े हैं? 1 2 3 4 5 6। तो पहले सभी का योग कर लो और जितने आंकड़े हैं उससे भाग करा दो। 6 एकम 6 एकम 6 हो गया, बच गया 2 हो गया, 21 6 3 18 बच गया 3 हो गया 30, 6 पंचे यहाँ पंचे लिखना है, 6 पंचे 30 यानी औसत है 135। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, और भी तरीके होते हैं, आप डेविएशन लगा के कर सकते हैं, लेकिन आंकड़े अगर आसान है, क्वेश्चन छोटा है, तो मैं आपसे कहूंगा कि जोड़ लो और आप कर सकते हो। 120 सभी को जोड़ेंगे 810 आएगा, 810 ऊपर लिखा, जितने आंकड़े हैं उनसे भाग करा दो, 135 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर डी। चलिए, काफी बढ़िया क्वेश्चन है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ पे। और आप देख पा रहे होंगे कि 2 समांतर जीवाएं, वाह, जीवाएं ए बी और सी डी वृत्त के व्यास की एक ही और 14 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। यदि ए बी बराबर 48 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 36 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो हमने जैसे ही क्वेश्चन देखा कि ये समांतर जीवाएं बोल रहा है, वृत्त बोल रहा है, 14 दे रहा है, पता नहीं क्या क्या दे रहा है, छोड़ दो, हमारे बस का है नहीं। तो पहले आप क्वेश्चन समझ लो, लेटेस्ट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ चुका है, लेटेस्ट अभी अभी एक और एग्जाम में आया था, मैंने यहाँ पे लिख दिया है एनटीपीसी 2025। अच्छी बात यह है कि जो क्वेश्चन इसमें आया था, किसमें? आपके कांस्टेबल में, ठीक उसी पैटर्न का क्वेश्चन आया है एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में 2025 में। तो देखो क्वेश्चन जो एग्जाम में लेटेस्ट एग्जाम है, चाहे वो रेलवे का हो, वहां से कोई अगर अच्छा क्वेश्चन मिलता है
तो एप्टेक पूछ सकता है। यानी कि अगर मैं आपको बीच में रेलवे का कोई क्वेश्चन कराऊं या जीडी का कोई क्वेश्चन कराऊं तो आपको संदेह नहीं करना है, शक नहीं करना है, डाउट नहीं करना है कि क्वेश्चन कहां से आया। पहले इसका एग्जाम हुआ था, ये एग्जाम हुआ होगा, उसके बाद शायद इसमें आया होगा, है ना। तो क्वेश्चन का लेवल अच्छा है और आप देखेंगे जितना अच्छा लेवल है उतने ही अच्छे तरीके से आप इसका हल सीखने वाले हैं। बस मैं थोड़ा सा पानी पी लूं, ठीक है ना। चलिए चलिए आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहला काम है कि आपको क्वेश्चन समझा दूं मैं। अभी तो आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया होगा। चलिए, ये हमारा एक वृत्त है, दो समांतर जीवाएं हैं, यानी कि समान अंतर से दो जीवाएं हैं, ठीक है ना। यहां जीवा, ये जो इस तरीके से चाहे आप ऐसी खींच दो, ये इसके अंदर कैसी भी खींच दो, इसको बोलते हैं जीवा। और ये जीवाएं जो है समांतर जीवाएं, ये भी वृत्त के व्यास के एक ही ओर हैं, वृत्त के व्यास के एक ही ओर हैं। मतलब वृत्त का व्यास कहाँ होगा, वृत्त का व्यास होगा, वृत्त का व्यास होगा, जैसे अगर ये वृत्त का केंद्र है, मान लेना थोड़ी देर के लिए कि ये जो है, ये यहां से भी थोड़ा इसको हटा देते हैं अपन, यहां यहां होगा इसका केंद्र। तो यहां केंद्र से होती हुई जो सबसे बड़ी जीवा होगी उसी को बोलते हैं व्यास। केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या, इस त्रिज्या को आप अगर कंप्लीट करते हैं तो इसी को बोलते हैं व्यास। और मैंने बताया व्यास के अंदर एक साइड से दूसरी साइड आप कैसी भी रेखा खींच दो उसको बोलते हैं जीवा। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को बोलते हैं व्यास। क्यों? क्योंकि यही सबसे बड़ी यहीं पे आएगी सेंटर से होती हुई, ठीक है। अब जो हम यहाँ पे वो बना रहे हैं क्या जीवाएं, उसने बताया है कि वृत्त के व्यास के एक ही ओर हैं। अगर ये वृत्त का व्यास है तो इसके एक ही ओर है इसकी जीवाएं, ठीक है ना। थोड़ा और ऊपर लाएंगे, ये एक जीवा हो गई, इसके समान अंतर यानी समान अंतर से एक और जीवा है, ये है, ठीक। अब थोड़ी देर के लिए अपन इसको हटा देते हैं, यहां सिर्फ मैं केंद्र लेके आऊंगा, केंद्र, ये इसका केंद्र है जहां रख के आपने प्रकार घुमाया होगा, ठीक। और उसने हमें बताया है कि इन दोनों के बीच की दूरी जो है, बीच की दूरी जो है और 14 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। ये दोनों जीवाएं एक दूसरे से 14 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इतनी बात आप समझ गए, ये क्वेश्चन में लिखा है। ये इसकी दो जीवाएं हैं, ए बी और दूसरी है सी डी। एबी की लंबाई पूरी 48 है, लेकिन जहां केंद्र है उसके सामने से अगर कोई लंब यहाँ पे डाला जाए तो ये दोनों आधी आधी हो जाती हैं, कि यानी कि अगर ये एबी 48 है तो ये बचेगी 24 और 24, और अगर ये 36 है तो ये बचेगी 18 और 18, ठीक है ना। इस पूरे की लंबाई है, इस पूरे की लंबाई है 36। अगर इसको केंद्र से नीचे तक एक लंब डालेंगे तो ये आधी आधी हो जाएगी, दोनों जीवाएं हो गई। अब समझने वाली बात ये है कि ये तो था हमारा क्वेश्चन, हमसे पूछी है त्रिज्या। त्रिज्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है, क्या कहलाती है त्रिज्या? तो त्रिज्या कहलाती है केंद्र से परिधि तक की दूरी, यानी यहां से लेके यहां तक की दूरी को क्या मैं त्रिज्या बोल सकता हूं? हाँ बोल सकता हूं। यहां ही क्यों जा रहे हैं, तो देखो भाई, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक अगर देखा जाए तो ये एक लंब है, यहां बन गया 90 डिग्री, ये, ठीक है ना। यहां से हम इसको यहां पे मिलाएंगे तो ये एक त्रिभुज बन जाएगा यहाँ पे। और ये जो केंद्र से लेके यहां तक परिधि तक की दूरी होगी तो ये हमारी त्रिज्या कहलाएगी, ये हमें चाहिए है। यहां से लेके यहां तक की दूरी हमें मालूम नहीं है, इसको मैं मान लेता हूं डी। और अगर देखा जाए तो यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक ये एक लंब डाला जाए तो यहां भी तो 90 डिग्री बन रहा है, यहां भी तो 90 डिग्री बन रहा है। तो क्या मैं इस केंद्र से यहां तक भी तो मिला सकता था? समझ पा रहे हैं आप? इस केंद्र से लेके यहां तक मिलाऊंगा
तो एक और समकोण त्रिभुज बन जाएगा। ये बन गया एक समकोण त्रिभुज। एक समकोण त्रिभुज आप ऊपर देख पा रहे होंगे, इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से दिखा देता हूँ। ये तो क्या आपको यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं? आप कहेंगे बिल्कुल सर दिख रहे हैं। तो जब यहां से लेके यहां तक की ये भी त्रिज्या है, यहां से लेके यहां तक की ये भी त्रिज्या है, क्या ये दोनों त्रिज्याएं समान हैं? आप कहेंगे बिल्कुल सर समान है। अब करना कैसे है? अगर हम इसको फैला के करेंगे तो हम इसे एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन अभी समझा रहा हूँ, हल में इसको आपको सिर्फ 2 लाइन में बताने वाला हूँ। पहले आप क्वेश्चन समझो। दो जीवाएं हैं, दो जीवाओं के बीच की दूरी बताएगा आपको हमेशा। ऊपर वाली जीवा हमेशा नीचे वाली जीवा से बड़ी होगी, क्योंकि इसकी लंबाई बढ़ती जाती है जैसे जैसे ये केंद्र के पास आता जाता है। हाँ, और केंद्र से अगर इस पे एक लंब डाला जाए तो यहाँ 90 डिग्री बनता है। 90 डिग्री मतलब पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से आप इस त्रिज्या को बता सकते हैं। तो या तो आप इस समकोण से बता दो, यहां से लेके ये जो समकोण बन रहा है काले रंग का, इस समकोण का जो कोण है वो भी त्रिज्या है। या आप नीचे एक और समकोण देख पा रहे हैं जो मैंने गुलाबी रंग यानी पिंक से लिया है, कि ये यहाँ ये इसका लंब है, ये इसका आधार है, और यहां से लेके यहां तक इसकी त्रिज्या है। चूंकि ये केंद्र से परिधि तक की दूरी है तो ये भी त्रिज्या हुई। तो आप 2 जगह से बता सकते थे। तो अब हमें कहां से करना है क्वेश्चन को, तो मैं आपको बताता हूं। आप दोनों में से कहीं से भी नहीं कर सकते हैं, दोनों त्रिभुज से, क्योंकि आपको ये लंबाई अभी मालूम नहीं है। यानी आपको मालूम होना चाहिए पहले डी। मैंने इस बीच के गैप को डी बोला है। तो आपको ये जो 14 दिया है, ये क्या दिया था? ये दिया था हमें दोनों जीवाओं के बीच की दूरी। तो क्वेश्चन को हमें आप अच्छे से समझ लो, फिर से आएगा किसी अच्छे एग्जाम में। अभी एनटीपीसी का एग्जाम है, हो सकता है वहां देखने को मिल जाए। तो पहले निकालना होता है डी। मैं आपको ये डी निकालने की बेहतरीन टेक्निक बता रहा हूं, ठीक है ना? ये वाला डी कैसे निकालते हैं? तो ये तो आपको मालूम है कि यहां से लेके यहां तक ये 18 है और ये हमारा 14 है। तो डी कैसे निकालते हैं? डी, तो इस डी को 14 से करा देना है गुणा, यानी कि 14 से गुणा नहीं करा देना है, 14 का आपको दुगना लिखना है हमेशा, ठीक है ना? एक और अभी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, उसमें आपको करना है अप्लाई। ठीक, चलिए। तो करना क्या है कि 14 का दुगना करके लिख देना है। 14 दूनी, यहाँ पे लिखूं मैं, तो चलो यही लिख लेते हैं। 14 दूनी 28 डी हो गया हमारा। आप कहेंगे जी सर हो गया, इतना कर लोगे? ये जो आपको बीच का गैप दिख रहा है, दो जीवाओं के बीच की दूरी, उसको दुगना करके डी के साथ लिख देना। हो गया ना? हाँ, हो गया। अब क्या करना है? इस 14 का वर्ग करना है और इस नीचे वाले 18 का वर्ग करना है। जो आप यहाँ पे ये एक त्रिभुज देख रहे हैं, ये तो इसके लंब में आपको सिर्फ और सिर्फ 14 ही मालूम है। तो 14 का वर्ग कर दो और 18 का वर्ग कर दो, ठीक है ना? और यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये मैंने आपको बताया था कि ये जो है यहां से लेके यहां तक 48 है, तो ये 24 में बट जाएगा, यानी यहाँ पे फिर से आएगा 24। आपको करना है 24 का वर्ग और उसमें से घटा देना है इन दोनों का वर्ग, बस इन दोनों का वर्ग, सीधे डी की वैल्यू निकल के आएगी। तो यानी कि 14 का वर्ग देखेंगे तो 196 हो जाएगा। इस 18, चूंकि ये 36 थी, यहाँ 20 से बांटेंगे तो 18 हो जाएगी। 18 का वर्ग हो जाएगा 324, हो गया। अब 24 का वर्ग आपको पता है 576 हो जाएगा, 576 हो जाएगा। उसमें से आपको इन दोनों का वर्ग घटाना है। ऊपर वाली जीवा का वर्ग कर दो, ऊपर वाली जीवा का आधा आप करेंगे, आधा आधा हो जाएगा क्योंकि केंद्र से हमने लंब डाला है। तो 48 थी तो बची 24, इसका वर्ग कर दो। बाकी नीचे आपको क्या दिया है? 14 और 18, दोनों का वर्ग करके मिला लो और इसमें से घटा दो। 196 और 124 को अगर हम जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे हमारा 96 और 4 हो जाएगा, देखो 200, 300, 200, 500, और यहाँ आ जाएगा मेरे भाई 520। तो यहाँ क्या है हमारा? यहाँ तो हमारा 28 डी ही था, 28 डी ही था। तो 28 डी यहाँ लिख लेंगे फिर से। 28 डी बराबर 576 में से 520 गया तो यहाँ आ जाएगा भाई 56। 28 एकम 28 दूनी 56, यानी डी का मान निकल के आ गया 2। पहले आप बताइए डी का मान समझ गए? यहां मत देखिए कि भाई इतना लंबा मैंने बोला है, ये मैंने आपको सिर्फ क्वेश्चन समझाया है कि एक वृत्त है, वृत्त की दो जीवाएं हैं जो व्यास के एक ही ओर हैं, दोनों जीवाओं के बीच की दूरी है 14।
बीच की दूरी का डबल करके लिख देना डी के साथ। ये डी क्या है सर? तो यहां से केंद्र से अगर देखा जाए यहां तक लंब डाला जाए तो यहां देखो, यहां से लेके यहां तक की दूरी हमें नहीं मालूम है, इसको मैंने बोला है डी। इसमें दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो ये लाल वाला, लाल रंग से मैं आपको बता देता हूं, ये आप देख पा रहे होंगे ये, एक तो ये वाला, इसका हमें ये लंब नहीं मालूम था। एक और अगर देखा जाए नीचे तक आप देख पा रहे होंगे ये देख पा रहे होंगे, तो यहां से लेके यहां तक अगर देखेंगे ये एक लंब हो गया, इसको मिलाएंगे पिंक से ये, और ये इसका आधार है, तो एक और समकोण बना। यहां से लेके यहां तक भी त्रिज्या आएगी, यहां से लेके यहां तक भी त्रिज्या आएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें एक सर्वसंधिका का इस्तेमाल करना पड़ता है, हल काफी लंबा हो जाता है, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया कि आप सिर्फ डी निकाल लो और इस छोटे समकोण पे रख के हम इस त्रिज्या का मान निकाल देंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो डी कैसे निकलेगा? तो ये जो आप बीच का गैप देख रहे हैं 14, इसको कर दो डबल, 14 दूनी 28 डी हो गया। बड़ी जीवा का आधा हिस्सा हमारे ऊपर वाले समकोण का आधार है। इस 24 का वर्ग करेंगे, 24 का वर्ग 576 आ गया। अब हमारे पास दो वैल्यू बची हैं, एक तो ये 14, दूसरा ये नीचे का 18, चूंकि ये 36 था तो 18 18, दोनों का वर्ग करेंगे, 14 का वर्ग 196 और इसका 18 का 324, दोनों को आपस में जोड़ेंगे और इसमें से घटा देंगे, यानी ऊपर वाले के बेस में से घटा देंगे। आंसर आया था यहाँ 56, तो 28 से हमने काट दिया, 28 दूनी 56, डी का मान आ गया 2। और जैसे ही डी का मान आ गया तो आप देख पा रहे होंगे ये छोटा वाला त्रिभुज यहाँ पे ये इस तरीके से आपने देखा है, तो ये हमारा डी जो था वो कितना आ गया है 2, और इसका जो बेस था वो था 24। अब हमें यही तो बताना है, यही तो बताना है, और यही तो हमारी आर है, यही तो हमारी आर है। तो क्या ये समकोण त्रिभुज बना? आप कहेंगे बिल्कुल सर, समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज का हमें कर्ण बताना है। यहाँ जो समकोण त्रिभुज बना है उसका कर्ण ही आर है, तो आर मतलब त्रिज्या, तो कर्ण का वर्ग यानी कि आर का कर्ण का वर्ग बराबर होता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग और आधार का वर्ग, तो 2 का वर्ग और यहाँ आ जाएगा 24 का वर्ग। तो इस त्रिभुज का जो कर्ण है, यहाँ जो कर्ण है यही है हमारे वृत्त की त्रिज्या, यानी हम बोलेंगे आर वर्ग बराबर 2 का वर्ग 4 है, 24 का वर्ग हो जाएगा 576 और यहाँ आर बराबर हो जाएगा 580। क्या ऐसा आंसर है? नहीं है सर, इसको फैक्टर किया है तो ये किससे कट रहा है? इसके हम गुणनखंड करेंगे, ये 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, एक साइड 4 ले लो, 4 से कट रहा है, 4 एकम 4 बचा, एक हो गया 18, 4 चौके 16, 4 पंचे 20। तो हमारा जो आर है वो क्या हो गया? √4 गुणा 145। तो 4 एक पूर्ण वर्ग की संख्या है, बाहर आएगा, यानी कि 2 √145 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो भाई देखो क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, तो आप इसको गेस भी कर सकते थे, लेकिन ये चारों ऑप्शन जो है वो आप हिट एंड ट्राई मेथड से नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी सबसे बड़ी जो जीवा है वो 48 है, यानी इसको आधा करेंगे तो वो 24 आएगा, तो जो भी त्रिज्या होगी वो 24 से ज्यादा होगी। इन सबका हम मान निकालेंगे, क्या सभी 24 से ज्यादा है? अगर कोई एक ऑप्शन 24 से ज्यादा होता तो हम टिक भी कर लेते, तो इसमें 2-3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनका मान 24 से ज्यादा आ जाएगा, इसलिए इसको आपको करना पड़ेगा हल। तो आंसर जो है वो है 2 √145, ठीक है ना, 2 √145। पहले डी का मान निकालेंगे, यहाँ डी का मान रख के 24 का वर्ग 576 और डी का मान आया 2, 2 का वर्ग होता है 4, तो सीधा लिखना है √580। पाइथागोरस प्रमेय आपको आता होगा, ये कर्ण है, कर्ण का वर्ग बराबर लंबा वर्ग और आधार वर्ग, दोनों को जोड़ेंगे, 580 का फैक्टर करेंगे यानी कि गुणनखंड, तो 4 145 आएगा, 4 पूर्ण वर्ग है तो 4 के बदले में बाहर जाएगा 2, 4 का वर्गमूल 2 होता है और अंदर रह जाएगा अंडर रूट में 145। तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। चलिए, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जो हमने जस्ट अभी किया है। तो मैं आपको एक बार फिर से समझाऊंगा और कैसे जैसे आपको एग्जाम में करना है उस तरीके से मैं आपको फिर से बताने वाला हूं। चलिए, तो देखिए ये हमारा ये बढ़िया सा वृत्त होने वाला है, और फिर से देखो वैसे ही क्वेश्चन लाया हूं, सीख लेना। थोड़ा सा आपको लगेगा कि यार सर ये क्या लेके आ गए, लेकिन आपके बहुत काम का है ना। तो ये देखो यहां से लेके यहां तक इसकी एक जीवा है और इसकी एक और जीवा है, उसने बताया था एक ही और है, तो इसको मैं थोड़ा सा सीधा कर लूं, ठीक। और इनके बीच की दूरी अगर मैं मानूं यहाँ पे कि यहाँ पे इसका केंद्र है, तो यहाँ पे लगभग इसका केंद्र होगा, है ना,
तो केंद्र से अगर मैं एक लंब डालू यहाँ पे, तो बीच की दूरी यहीं से लेंगे, तो इसने बीच की दूरी हमें बताई है। बीच की दूरी कितनी है इसमें, और उनके बीच की दूरी है 4। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। एक वृत्त में दो जीवा ए बी और सी डी है जिनकी लंबाई क्रमशः ये है और एक ही तरफ एक दूसरे के समानांतर है। समानांतर मतलब जितना अंतर यहाँ है उतना यहीं है, समानांतर पद है, और इन दोनों के बीच की दूरी है 4। लेकिन हमें ये दूरी अगर मालूम होती मेरे भाई, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये पूरा लंब था, और केंद्र से लेके यहाँ तक की दूरी क्या, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती, और यहाँ एक समकोण त्रिभुज बनता सिर्फ एक, तो हम बता देते सीधी त्रिज्या, कर्ण का वर्ग बराबर लंब वर्ग आधा वर्ग। अब क्वेश्चन की टेक्निक क्या है कि यहां से लेके यहां तक की दूरी हमें नहीं मालूम, इस दूरी को ही मैंने बोला है डी, और मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप डी निकाल लो, आप डी निकाल लो, तो आपका एक और त्रिभुज तैयार होगा मेरे भाई। यहां से लेके एक तो ये आप देख पा रहे हैं, और यहाँ केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी, ये केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी, ये भी तो त्रिज्या है, ये भी तो त्रिज्या है, क्या मैं इसको त्रिज्या बोलूंगा? थोड़ी सी लाइन तिरछी हो रही है हर बार, ये तो एक त्रिभुज ये बना। तो मैंने आपको वही बोला कि आप ये निकाल लो डी, और डी से इस त्रिभुज के माध्यम से इस त्रिज्या को मान बता दो आप, तो इस समकोण का जो कर्ण है वही तो त्रिज्या है, तो आपको निकालना है डी। ठीक, तो कैसे निकालते हैं डी, मैं आपको बताता हूं डी कैसे निकालना। इस जीवा की लंबाई कितनी है, तो बड़ी जीवा जो होगी ये वही होगी। इस जीवा की लंबाई है 14 यानी कि 7 और 7। ठीक, और दूसरी जीवा इसके जस्ट नीचे है, वो पूरी लंबाई है 6, मतलब बचेगा 3 और 3। अब देखो डी की वैल्यू चाहिए है, तो डी की वैल्यू कैसे आएगी, ये जो आप बीच की दूरी देख रहे हैं, बीच की दूरी 4, उसको कर दो डबल, 4 दूनी 8 डी बराबर। अब क्या करना है, जो बड़ी जीवा है, बड़ी जीवा का जस्ट आधा यानी कि इस त्रिभुज का बेस, ऊपर वाला जो त्रिभुज है उसका बेस लेना है। तो उसका बेस कितना है, जितनी ये जीवा थी 14, उसका जस्ट आधा यानी कि 7। इस त्रिभुज के बेस में से 7 के वर्ग में से इस त्रिभुज का बेस ले लो, इसका कर दो वर्ग, 7 का वर्ग, उसमें से घटा दो इन दोनों का वर्ग, बस 4 का वर्ग होता है, यानी कि 4 का वर्ग और इसका वर्ग 3 का वर्ग, इन दोनों का वर्ग, इन दोनों का वर्ग करके आपस में जोड़ लो, और इसका वर्ग करके घटा दो, इसके वर्ग में से इन दोनों के वर्ग को आपस में जोड़ के घटा दो, ये हमारी डी की वैल्यू आएगी। डी की नहीं, डी इसको डबल करके लिखना है, 4 दूनी 8 डी, ठीक है ना, ये तरीका रहेगा हमारा। तो 7 का वर्ग हो जाएगा 49, 4 का वर्ग 16, और इन दोनों को आपस में जोड़ना है, 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग हो गया हमारा 9, तो 16 और 9 हो गया 25, तो यहां हमारा 8 डी, तो डी बराबर आ जाएगा कितना, 49 में से 25 गया, यहाँ जाएगा 24, ये 8 नीचे आ जाएगा, इसलिए मैंने काटा था पिछली बार, 8 या 24, यानी इस डी की वैल्यू हमें मिल गई है, कितनी आ गई है, इस डी की वैल्यू आ गई है 3। अब जब ये 3 है, ये 7 है, तो क्या ये नहीं बता पाएंगे हम? बिल्कुल बता पाएंगे, जो आर है वही तो कर्ण है, यानी कि हम सीधा बोलेंगे आर का वर्ग बराबर जो होगा लंब का वर्ग, यानी कि 3 का वर्ग, 3 का वर्ग, और इसका वर्ग है भाई नीचे है 7 का वर्ग, ये 3 है ये 7 है, तो 3 का वर्ग कितना हो गया, 3 का वर्ग होता है 9, और 7 का वर्ग होता है 49, 49 और 9 को जोड़ेंगे तो अंडर रूट 58 आ जाएगा। अंडर रूट 58 क्यों आ जाएगा, आर वर्ग है ना, ये वर्ग यहाँ पे हटाओगे तो इस पे अंडर रूट यानी वर्गमूल आ जाएगा। तो ये आ गई हमारी त्रिज्या। तो क्या हमसे त्रिज्या पूछी है? नहीं, हमसे पूछा है व्यास। तो व्यास होता है त्रिज्या का जस्ट डबल यानी कि दुगना, तो इसका हमें करा देना है व्यास यानी कि डायमीटर पूछा है, ठीक है ना, तो इसका हो जाएगा दुगना, 2 गुणा अंडर रूट 58, तो अंडर रूट 58 का 2 में गुणा करोगे तो 2 अंडर रूट 58 हमारा आंसर हो जाएगा, इसका जस्ट डबल, ऑप्शन नंबर सी। बात समझ रहे हैं ना? तो ये 2 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, बच्चों ने बहुत गलत किया है, मतलब ऐसा क्वेश्चन आया है, कब आया आपके कांस्टेबल में आया, जब पिछले साल आ गया, इस साल भी आ सकता है। तो मैं कहता हूं कि 2-4 बार कॉपी में बना लो, इसको बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, ये छोटा मोटा कैलकुलेशन है, 4 का दुगना 8, 4 का दुगना 8 बी लिख दो उसके साथ, और इसके वर्ग में से दोनों के वर्ग, 4 चौके 16, 3 तिया 9 यानी 25, और 7 7 49 में से गया तो सीधा आएगा 24, और इस 8 से निपटा देना, 8 तिया 24, डी की वैल्यू आएगी, यहाँ डी का मान रख के आप त्रिज्या बता सकते हैं। तो 12 क्वेश्चन की हमारी सीरीज रहेगी,
और मैंने 12 क्वेश्चन कराए। लास्ट के क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग थे, थोड़ी से टाइम टेकन क्वेश्चन थे। अब आए भी तो आपके एनटीपीसी, ये एनटीपीसी का क्वेश्चन है, वो हॉस्टल का क्वेश्चन था, तो जितना छोटा हो सकता था तरीका मैंने किया अपनी तरफ से, और फिर समझना भी तो जरूरी है। तो एग्जाम की टाइमिंग के हिसाब से कोई क्वेश्चन बिना पेन उठाए हो जाता है, कोई क्वेश्चन 10 सेकंड में हो जाता है, कोई 15 में, कोई 1 मिनट भी ले जाता है। तो ये हम नहीं बोल सकते कि हमने देखते ही क्वेश्चन को कर लिया था, ये सिर्फ एक काल्पनिक घटना है, ऐसे समझ लेना। किसी क्वेश्चन को हम देख के कर सकते हैं, किसी क्वेश्चन में हमें टाइम देना पड़ता है। तो जो टाइम बचता है एग्जाम का, इस टाइप के क्वेश्चन में हम अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका एनटीपीसी का था। तो हमसे आप ऑप्शन के हिसाब से भी जा सकते थे कि जो भी यहाँ पे ब्यास होगा, जो भी यहाँ पे ब्यास होगा वो इस जीवा, बड़ी वाली जीवा से तो बड़ा ही होगा, यानी 14 से तो बड़ा आना चाहिए उसका मान। तो आप इनको हल करके देखते, जिसका भी आंसर 14 से बड़ा आता वो हमारा आंसर हो जाता। जैसे कि ये √52 है, ये किसके वर्गमूल के पास है? 7, तो इसका आंसर 7 दशमलव कुछ कुछ आएगा। ये √29 लिखा है, 29 किसके वर्ग के पास है? 5 के वर्ग के पास, तो ये 5, 5 दूनी 10, 10 के समथिंग कुछ आंसर इसका होगा। और यहाँ देखो √29 मतलब 5 के वर्ग के पास है, तो इसका जो आप वर्गमूल निकालते तो 5 दशमलव कुछ कुछ आता। 29 जो है, 29 किसका वर्ग है? तो 5 के वर्ग से ज्यादा है, 6 के वर्ग से कम है, तो 5 और 6 के बीच में ही इसका आंसर आएगा। 52 किसके वर्ग के पास है? 7 के वर्ग से ज्यादा है, 8 के वर्ग से कम है, यानी 7 और 8 के बीच में आंसर आएगा। इसका देखें अगर हम कि 29 है जैसे, तो ये 5 के वर्ग से ऊपर है और 5 6 के वर्ग से नीचे है। तो अगर मैं इसको 6 भी मान लूं कि ये 6 का वर्ग है, इसका वर्गमूल 6 है, तो 6 दूनी 12 इसका मान आएगा। तो उस हिसाब से आंसर एक ही हुआ ऑप्शन के हिसाब से। लेकिन पिछला जो है हम ऑप्शन के हिसाब से नहीं जा सकते थे। इसमें आप देख लेना, जैसे ये है, ये 11 के वर्ग के पास है 10, इसको 11 भी मान लो तो 11 × 33, और हमें जो आंसर चाहिए है वो 24 से, तो मतलब 24 24 48 से बड़ा चाहिए है, 24 24 48 से। वहां ब्यास पूछा है, यहाँ त्रिज्या, तो फिर उसका आधा करना पड़ेगा। कुल मिला के आपको सीखना तो पड़ेगा ही। तो ऑप्शन से भी मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप कर सकते थे, ठीक है ना। तो आपको इतना हल अगर आप पसंद आया हो तो आपको जरूर सीखना है, और नहीं पसंद आया है तब भी आपको सीखना है। आपके सक्सेस की बात है, आपके जीवन संवरने की बात है। तो चलिए यहाँ पे अपनी क्लास को मैं विराम देता हूँ, और आपको क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और अपने YouTube क्लास का जो परिवार है, YouTube चैनल का जो परिवार है, उसे बहुत ही जल्द 1000 के पार पहुंचाना है। तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।